हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 1 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पायलट बेसिस पर पेय जल सर्वेक्षण इंडिया के कितने शहरों में लॉन्च किया गया है? तो पायलट बेसिस पर पेय जल सर्वेक्षण इंडिया के 10 शहरों में लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च नहीं किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा पायलट बेसिस पर पेय जल सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है इंडिया के 10 शहरों में। और ये कौन से मिशन के तहत लॉन्च किया गया है? जल जीवन मिशन अर्बन के तहत लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है? जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो कितनी बेहतर हुई है, इसके लिए लॉन्च किया गया है पेय जल सर्वेक्षण। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च किया है इंडिया के 10 शहरों में। ये नाम लिखे हुए हैं, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये याद रखिए कि जल जीवन मिशन, इसके तहत प्रत्येक पर्सन को 55 लीटर पर डे का वाटर इंश्योर करना है। और ये दिया किससे जाएगा? फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन यानी टोटी के माध्यम से दिया जाना है। 2024 तक ये टारगेट अचीव करना है जल जीवन मिशन अर्बन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये 2016 में लॉन्च की गई थी। देखते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज द्वारा 20 प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है, जिनकी कॉस्ट है 363.4 करोड़ यानी 363.4 करोड़। ये 20 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, 20 प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में 2 सब स्कीम है, उनके लिए ये 363.4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की फ्लैगशिप स्कीम है। इसको संपदा स्कीम के नाम से 2016 में लॉन्च किया था। बाद में 2017 में इसका नाम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना रख दिया गया था। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके लिए 2016 से लेकर 2020 तक 6000 करोड़ एलोकेट किए गए थे। पर्पस क्या है? जो एग्रो मरीन सेक्टर है उसका डेवलपमेंट इंश्योर करना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया के किस स्टेट में पहली बार नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान को इसकी असेंबली में बजाया गया है? तो जब से ये स्टेट बना है तब से इसकी असेंबली में कभी भी राष्ट्रगान को बजाया नहीं गया था। रिसेंटली नागालैंड की असेंबली में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया है फरवरी 2021 में। नागालैंड को भारत के राज्य का दर्जा कब मिला था? 1963 में नागालैंड इंडिया का 16वां राज्य बना था। तब से लेकर अब तक नागालैंड में कभी भी राष्ट्रगान नहीं बजाया गया। रिसेंटली फरवरी 2021 में नागालैंड की असेंबली में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया। नागालैंड की बात करें तो कैपिटल आपको पता ही है। चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। गवर्नर कौन है? RN रवि। ये आप मैप में देख सकते हैं नागालैंड। और नागालैंड का एक फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली ये चर्चा में थी। आपको पता है किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? तो कर्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ओडिशा में है। अब चर्चा में क्यों थी ये देख लीजिए। रिसेंटली कर्लापट में 6 हाथियों की मौत हो गई है पिछले 2 सप्ताह में। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जिससे 6 हाथियों की मौत हो गई है कर्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये कहाँ पे है? ओडिशा में है कर्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बात करें ओडिशा की तो ओडिशा इस समय इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में 17वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर एंड होम डेकर एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये है मैप में ओडिशा, कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। देखिए, एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जिसका नाम है चिल्का लेक, ये भी ओडिशा में है। साथ ही साथ अब्दुल कलाम आइलैंड जिसका दूसरा नाम है व्हीलर आइलैंड, वो भी ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, #MeToo ये बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो #MeToo इस बुक को लिखा है करण पुरी। ये देख लीजिए, ये है बुक का नाम #MeToo। आपको बताइए कुछ समय पहले मीटू कैंपेन चला था, महिलाओं से रिलेटेड था। यौन शोषण को रोकने के खिलाफ एक आवाज थी मीटू, उस पर एक बुक लिखी गई है #MeToo करण पुरी। करण पुरी की एक फेमस फिक्शन नॉवेल है जिसका नाम है शिट हैपेंस अ देशी बॉय इन अमेरिका। तो करण पुरी की दूसरी बुक क्या है? #MeToo, जिसको पब्लिश किया जाएगा इनविंसिबल पब्लिशर्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO इसके नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं A शक्तिवेल। कौन? A शक्तिवेल। ये देख लीजिए, ये हैं A शक्तिवेल। ये रिसेंटली फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो A शक्तिवेल FIEO के नए प्रेसिडेंट बने हैं। A शक्तिवेल ने किसको रिप्लेस किया है? शरद कुमार को रिप्लेस कर दिया है। बात करते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। 1965 में स्थापना हुई थी इसकी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं?
डॉक्टर ए शक्तिवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस इंडियन बैंक द्वारा जेपी मॉर्गन के साथ टाई अप किया गया है ताकि जेपी मॉर्गन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया सके? तो रिसेंटली एसबीआई ने जेपी मॉर्गन के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि उसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया सके। ये देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने जेपी मॉर्गन जो कि यूएस की एक बैंक है, इसके साथ टाई अप किया है ताकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया सके ओवरसीज ट्रांजेक्शन के लिए। ओवरसीज मतलब कंट्री टू कंट्री ट्रांजेक्शन के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेगा एसबीआई। इसके लिए यूएस की जेपी मॉर्गन बैंक के साथ पार्टनरशिप की है एसबीआई ने। एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1921 में 3 प्रेसिडेंसीज बैंक को मिलाकर एसबीआई बनाया गया था। एसबीआई नहीं, सॉरी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिसका नाम पड़ा था एसबीआई कब? 1955 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एनपीएससीआई ने अलाउ किया है कि यूपीआई ऑटो पे यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का ऑटो पे ऑप्शन इसमें से किस प्लेटफॉर्म पे रिसेंटली अवेलेबल हुआ है? तो एनपीसीआई के अनुसार यूपीआई ऑटो पे रिसेंटली गाना पर अवेलेबल हुआ है। ये देख लीजिए, यूपीआई ऑटो पे फैसिलिटी गाना प्लेटफॉर्म पे लाइव हो गई है एज पर एनपीसीआई। यानी गाना के तहत अगर आप कोई भी प्रोसेस इनरोल करते हैं तो उसमें आपको यूपीआई ऑटो पे का भी ऑप्शन आएगा। यानी हर महीने अपने आप आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, इसीलिए यूपीआई ऑटो पे ऑप्शन आ गया है गाना पर। गाना इंडिया का फर्स्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जहां पर ये यूपीआई ऑटो पे का ऑप्शन आया है। एनपीसीआई की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ कौन है? दिलीप आजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रेसिडेंट एंड सीटीओ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रेसिडेंट और सीटीओ अपॉइंट हुए हैं शरद गोखलानी। कौन? शरद गोखलानी। ये देख लीजिए, ये हैं शरद गोखलानी। ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रेसिडेंट और सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले शरद गोखलानी जी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में थे, अब ये एयू फाइनेंस बैंक के नए सीटीओ एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं। शरद गोखलानी का नाम याद रखिएगा, एयू फाइनेंस बैंक से जुड़ गए हैं ये। एयू फाइनेंस बैंक 25 वर्ष पहले इसको फाउंड किया गया था संजय अग्रवाल द्वारा। कब? 1996 में एयू फाइनेंस बैंक की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका जयपुर में है और फाउंडर कौन है? संजय अग्रवाल। और रिसेंटली शरद गोखलानी एयू फाइनेंस बैंक के नए प्रेसिडेंट एंड सीटीओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नतालिया वाडियानोवा जो कि जानी मानी दानी है, साथ ही साथ मॉडल हैं, इनको यूएन गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बताना नतालिया वाडियानोवा किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये रशिया की मॉडल है, नतालिया वाडियानोवा। ये देख लीजिए, ये है नतालिया वाडियानोवा, इनको यूएन गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। नतालिया वाडियानोवा रशिया से बिलोंग करती हैं। यहाँ पे देखिएगा, यूएन गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है इनको क्योंकि इन्होंने यूएन पॉपुलेशन फंड के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है उसके लिए इन्होंने कई सारे कैंपेन रन किए थे, इसलिए नतालिया वाडियानोवा को यूएन गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। क्योंकि यूएन एफपी यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात आई है तो याद रखिएगा 1969 में स्थापना हुई थी इसकी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और नतालिया कानेम इसकी हेड हैं। हालांकि जो यूएन गुडविल एम्बेसडर बनी है वो है नतालिया वाडियानोवा जो कि रशिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसओ के सेकेंड एडवांस एस्टिमेट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगी? तो रिसेंटली एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अपना सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जारी किया है, जिसके तहत फाइनेंशियल ईयर 21 जो कि 31 मार्च को समाप्त हो रहा है उस दौरान इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी -8% रहेगी। एज पर एनएसओ सेकेंड एडवांस एस्टिमेट इंडिया की जीडीपी 8% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान, इतना याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ नहीं बताया है, हालांकि प्रीवियस जो एस्टिमेट था उसमें -7% कॉन्ट्रैक्ट बताया था, लेकिन अब बताया -8% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो एक तरह से और डिक्रीज हो जाएगी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट अगर ये एस्टिमेट सही हुआ। एनएसओ ने जारी की है, तो आप देखिएगा एनएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत कार्य करता है। 2019 में एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके एनएसओ बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा 6 प्लेटफॉर्म CIX यानी सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने द सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। पर्पस क्या है? इंडिया में इनोवेशन सिस्टम यानी इनोवेशन इकोसिस्टम को ग्रो करना। देखिए,
1000 स्मार्ट सिटीज़ में 400 प्लस जो स्टार्टअप्स हैं उनको इस प्लेटफॉर्म से ऐड किया गया है, जिनको 150 चैलेंजेस दिए जाएंगे और ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे जिनके द्वारा ये 150 चैलेंजेस को सॉल्व किया जाएगा। तो सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। स्पेसिफिकली लॉन्च किसने किया है? दुर्गा शंकर मिश्रा ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप, ये किसने लॉन्च किया है? तो जिन्होंने रेलवे से यात्रा की होगी उनको पता होगा यूटीएस क्या है। अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम होता है मेरे ख्याल से। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है यूटीएस मोबाइल ऐप, ये देख लीजिए। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप इंडियन रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि अनरिजर्व ट्रेन टिकट बुक करने में हेल्प करेगा। ये देख लीजिए, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम यूटीएस। तो यूटीएस ऑन मोबाइल ये इंडियन रेलवे का मोबाइल ऐप है, याद रखिएगा। आपको पता ही है गवर्नमेंट जो आपके पीयूष गोयल हैं उन्होंने कहा है कि जो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है यानी विंडो से आप लेते हैं उसको 2020 तक एलिमिनेट करना था, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसके लिए अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम यानी यूटीएस ऑन मोबाइल ये ऐप लॉन्च किया है रेलवे मिनिस्ट्री ने। इंडियन रेलवे की बात करें तो फर्स्ट टाइम इंडिया में ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। उस समय इंडिया में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। इंडिया की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में, 34 किलोमीटर के लिए चली थी, आप देखिएगा। इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है? सॉरी, चीफ मिनिस्टर नहीं, रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? जॉन मैथाई। और इस समय रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? सुनीत शर्मा, याद रखिएगा। आरके यादव नहीं है, वीके यादव नहीं है, सुनीत शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली कितने प्लेसेस को स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस के 4th फेज में ऐड किया गया है? तो रिसेंटली स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इसका 4th फेज अनाउंस कर दिया है, जिसमें 12 प्लेसेस को ऐड किया गया है। ये देख लीजिए। रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत, इन्होंने स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का 4th फेज अनाउंस कर दिया है, जिसमें 12 आइकॉनिक साइट्स को जोड़ा किया गया है। आपसे ये 12 आइकॉनिक साइट्स के नाम कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं कि कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ है, तो वो है जैसलमेर में, राजस्थान में। ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आपको स्पेसिफिकली ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे है। इसमें से एक बैड लग ये रहा है कि मैं यहाँ नहीं गया हूँ, यानी वेस्ट बंगाल के कालीघाट टेम्पल पे नहीं गया हूँ, बाकी सारी चीज़ें देख चुका हूँ मैं। तो रिसेंटली स्वच्छ आइकॉनिक साइट्स फेज 4 लॉन्च किया है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने, जिसमें 12 साइट्स को ऐड किया गया है। अभी तक स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस की लिस्ट में 42 इंडियन साइट्स को ऐड किया जा चुका है। और ये किसका इनिशिएटिव है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएटीएफ ने रिसेंटली किस कंट्री को टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए ग्रे लिस्ट में ही डाले रहने का डिसीजन लिया है? तो रिसेंटली एफएटीएफ द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही शामिल करने का डिसीजन लिया गया है, यानी कि अब ये ग्रे लिस्ट से बाहर मुश्किल है, क्योंकि टेररिज्म को फाइनेंस करने में पाकिस्तान बहुत आगे है। इसीलिए एफएटीएफ ने डिसाइड किया है कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखेगा। तो ये 1267 एंड 1373 कुछ फिनेंशियल सैंक्शन इसी के तहत लिए गए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल रखा गया है। एफएटीएफ क्या करते हैं? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये कंट्रीज की लिस्टिंग करता है, किसके लिए? देखिए, पहली बात तो करता है आपके टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। 2 पर्पस के लिए कंट्रीज की लिस्टिंग करता है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। एफएटीएफ की बात करें 1899 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है पेरिस में, जो ओईसीडी है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसी के सेक्रेटरीट में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 39 मेंबर हैं। इंडिया एफएटीएफ का मेंबर है, लेकिन ओईसीडी का मेंबर नहीं है। और एफएटीएफ के प्रेसिडेंट कौन है? मार्कस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवीआईसी ये किस वर्ष स्टैब्लिश किया गया था? तो एक्ट पास हुआ था केवीआईसी 1956 में और स्थापना हुई थी अप्रैल 1957 में। तो करेक्ट आंसर है 1957। केवीआईसी समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि केवीआईसी का जो ई मार्केट पोर्टल था, इसने बहुत बेहतरीन टर्नओवर किया है। पिछले 8 महीने में, जब से ये लॉन्च हुआ है, तब से इसने 1 करोड़ 10 लाख का टर्नओवर किया है। तो केवीआईसी के ई मार्केट पोर्टल ने 8 महीनों में ही 1 करोड़ 10 लाख का टर्नओवर किया है। ये जो ई मार्केट पोर्टल है केवीआईसी का, इसमें इंडिया के 31 स्टेट्स एंड यूटी से ऑर्डर आए हैं। तो केवीआईसी का जो ई मार्केट पोर्टल था, उसने 8 महीने में 1 करोड़ 10 लाख का टर्नओवर किया है, इतना याद रखना है। केवीआईसी बात करें तो मैंने बताया आपको, एक्ट पास हुआ था 1956 में, स्थापना हुई थी अप्रैल 1957 में। केवीआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरपर्सन कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और केवीआईसी किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन टूर्नामेंट
शॉटगन वर्ल्ड कप ये रिसेंटली किस कंट्री द्वारा होस्ट किया गया है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन टूर्नामेंट शॉटगन वर्ल्ड कप ये इजिप्ट की कैपिटल काहिरा में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो एक्चुअली नाम क्या है स्पोर्ट इवेंट का? शॉटगन वर्ल्ड कप, जो कि ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा। इसको काहिरा, जो कि इजिप्ट की कैपिटल है, उसने होस्ट किया है। तो ये जो आपका वर्ल्ड कप हुआ है, शॉटगन वर्ल्ड कप, ये कहाँ हुआ है? काहिरा, इजिप्ट में हुआ है। इसमें इंडिया से एक टीम गई थी, 3 लोगों की थी, मिराज अहमद खान, अंगद वीर सिंह बाजवा और गुरजोट खांगुरा। इन 3 लोगों की टीम ने, जो कि इंडिया की तरफ से थे, इन्होंने कजाकिस्तान की टीम को हरा दिया है और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है इस इवेंट में। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का जो शॉटगन वर्ल्ड कप हो रहा है काहिरा में, वहां पर इंडिया की ट्रायो यानी 3 लोगों की टीम ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। आपको इतना याद रखना है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात करें, 1907 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? म्यूनिक में है। और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर लाइजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूसुफ पठान और आर विनय कुमार दोनों लोगों ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। आपको पता है किस गेम से रिलेटेड थे? तो यूसुफ पठान और आर विनय कुमार ये क्रिकेट से रिलेटेड थे। रिसेंटली आईपीएल के लिए आपको पता ही है बिडिंग हुई है, मुझे लगता है इन दोनों को शामिल नहीं किया गया, इसलिए रिटायरमेंट ले लिया है इन्होंने। ये हैं यूसुफ पठान, ऑलराउंडर थे, इन्होंने क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, 2007 में डेब्यू किया था। दूसरे हैं ये आर विनय कुमार, ये कर्नाटका के कैप्टन भी रह चुके हैं। आर विनय कुमार, इन्होंने भी अपना मतलब कि रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये जो आर विनय कुमार हैं, इनको देवनगिरी एक्सप्रेस के नाम से जानते थे। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।